हम लोग पढ़ रहे थे क्लोज टेस्ट कंस्ट्रक्शन। क्लोज टेस्ट में जो आपके पास जी क्लोज टेस्ट में आपके पास हमने एग्जैक्ट वर्ड मेथड और एक था हमारे पास एक्सेप्टेबल रिस्पांस। तो दोनों में जो डिफरेंस था, एग्जैक्ट वर्ड में तो डेफिनेटली हम एग्जैक्ट वर्ड ही वहाँ पे डिमांड करेंगे स्टूडेंट से, लेकिन जो एक्सेप्टेबल वर्ड मेथड था उसमें डिफरेंट वर्ड्स हो सकते थे, 3 से 4 का हमने अगर हम उसको हॉट पोटैटोज़ की बेस पे कर रहे हैं तो हम हॉट पोटैटो के बैक एंड पे उसमें दे देते हैं 3 से 4 वर्ड्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स। तो उनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर पुट कर रहा है अपने ब्लैंक के अंदर, गैप के अंदर, तो वो हम उसको करेक्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेटेज की बात की है कि किस लेवल तक जो है वो एक्सेप्टेबल रिस्पांस, कौन सा एक्सेप्टेबल रिस्पांस जो है उसकी ज़्यादा वेटेज होगी और कौन से एक्सेप्टेबल रिस्पांस की कम वेटेज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक वर्ड एक ब्लैंक के अंदर स्टूडेंट लिख रहा है, वो सिनोनिमस तो है लेकिन वो थोड़ा सा उतने अच्छे तरीके से मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा पूरी क्लॉज के या पूरे सेंटेंस के एज कम्पेयर टू सम अदर वर्ड। तो कुछ सिनोनिमस वर्ड्स की वेटेज इस बेसिस पे ज़्यादा होगी कि वो ज़्यादा अच्छा मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या ज़्यादा एग्जैक्ट मीनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नियर टू एक्यूरेसी हैं, और कुछ जो है वो उतने एक्यूरेट नहीं हैं। तो इस तरह से एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे डिफरेंट वेटेज हम देंगे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को। As explained before, in the acceptable word scoring method, contextually appropriate words are considered correct and given credit. Contextually appropriate वाली बात बड़ी अच्छी की है यहाँ पे। कोई भी वर्ड है वो सिनोनिमस ज़रूर है गैप फिलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर है ब्यूटीफुल का वर्ड है तो उसके लिए बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं, अट्रैक्टिव है, प्रिटी है, एल्योरिंग है, एट्सेट्रा, इस तरह से। लेकिन कोई सिनोनिम्स हैं जो कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट वहाँ पे बैठ रहे हैं ब्लैक के अंदर, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिनोनिम्स तो ब्यूटीफुल के ही हैं लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट वाइज ओवरऑल लाइन का जो साको सबाक है उसके अंदर फिट नहीं लग रहे। Okay. However, some responses seem to be more appropriate than others. It seems that responses which violate local constraints are more serious errors than responses that violate long-range constraints. लोकल कंस्ट्रेंट्स और लॉन्ग रेंज कंस्ट्रेंट्स से मतलब यहाँ पे ये है कि आप सेकंड लैंग्वेज में रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ड्स पुट कर रहे हैं। तो जो तो आपको अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट लगेंगे तो हो सकता है कि वो इतने अच्छे से फिट ना हो रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट में एज़ कम्पेयर टू उसके कि जो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं आपकी सेकंड लैंग्वेज के, उनके कॉन्टेक्स्ट वाइज जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे। डेफिनेटली जो नेटिव स्पीकर्स के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, नेटिव स्पीकर्स की यूजेज के हिसाब से जो वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे उनकी वेटेज ज़्यादा होगी, और जो आपकी लोकल यूजेज के हिसाब से चाहे वो आपको कम अप्रोप्रिएट लग रहे हों लेकिन वो उनकी वेटेज को देखा जाएगा नेटिव्स की अप्रोप्रिएटनेस के हवाले से। ठीक है, अच्छा। The first is based on distinction between types of errors in relation to some linguistic analysis of the text, and the second is based
on the performance of a group of native speakers on same item. In the latter case, the frequency of occurrence of a given word in response to a given clause item by specific reference group is more. Is used as basis for assigning a weighted score to response to each item made by the test group. ठीक है, तो नॉन नेटिव्स टेस्ट बना रहे हैं, तो नॉन नेटिव्स का जो गैप फिलिंग का टेस्ट है उसमें कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएटनेस जो है वो नेटिव्स के हिसाब से देखी जाएगी। तो अगर नेटिव स्पीकर्स के पास वो फ्रीक्वेंटली अकरिंग कोई ऐसा वर्ड है जो ज़्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी ज़्यादा वेटेज होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी अपनी नॉन नेटिव्स की स्पीकिंग में या यूजेज में जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग उसका अप्रोप्रिएट वर्ड है। In the first method, an analysis of the text is done and categories of errors are identified. The most serious errors are those that violate the most obvious contextual constraints, and the least are the that violate the least obvious contextual constraints. फर्स्ट मेथड में जी टेक्स्ट का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स करेंगे कि ज़्यादा सीरियस एरर्स वो होंगे कि जो आपके पास ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल वायलेशन करेंगे कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएटनेस की, और लेस जो सीरियस एरर्स हैं वो डेफिनेटली वो होंगे जो आपकी कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएटनेस को कम अफेक्ट करेंगे। The other systems of weighting responses is referred to as close entropy, developed by D.K. Darnell. In this method, the close test is pre-tested with native speakers, and then the responses of each blank are ranked according to their frequency. Darnell assumed that the response given by native speakers would be a reasonable criterion against which the judge the adequacy of responses given by non-native speakers. ठीक है जी, वही बात कि आपने नेटिव्स और नॉन नेटिव्स की जो यूजेज है और नेटिव्स में जो जिस तरह से अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अप्रोप्रिएटनेस के हवाले से जिस तरह की यूटिलाइजेशन की जाती है वर्ड्स की, उसकी आपने फ्रीक्वेंसी चेक करते हुए जो आपने वेटेज देनी है अपने रिस्पॉन्सेस को, तो उसका एक आसान तरीका ये है जो हमें D.K. डैनियल ने इंट्रोड्यूस करवाया कि पहले जो आप प्री टेस्ट ले रहे हैं वो आप नॉन नेटिव से ले लें। इस तरह से आपको पता चल जाएगा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो नेटिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आपको नॉन नेटिव से टेस्ट लेना ज़्यादा और उसकी बेसिस पे वेटेज देना डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लोज एंथ्रोपी, कि प्री टेस्ट आप नॉन नेटिव से ले लें और बाद में उसको फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे आपके पास क्राइटेरिया एक आ जाएगा और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप नॉन नेटिव से टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। Daniel showed that scores obtained from using the close entropy method and TOEFL are highly correlated. Other research results indicated a very high correlation between close entropy method and exact word method. Brown scored a close test according to the three scoring methods of the exact word and acceptable and close entropy and correlated with them UCLA placement tests. Correlations obtained by these three methods were all high. And consequently, he left the choice to the testers to sum up scores obtained from the exact and acceptable and the close entropy methods are strongly correlated with one another. जनाब जब भी किसी मेथड को टेस्ट करने के लिए तो उसका डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं, ये डिफरेंट सिनेरियोज पे उसको अप्लाई किया जाता है। तो तीनों डिफरेंट मेथड्स जो हैं जब अप्लाई किए गए, जिसमें से एग्जैक्ट वर्ड मेथड और एक्सेप्टेबल वर्ड मेथड और क्लोज एंथ्रोपी था मेथड था, तो तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड थे। जैसे हमने पहले एक और जो टेस्ट किया था जिसमें हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था, एग्जैक्ट वर्ड और एक्सेप्टेबल वर्ड मेथड को, तो उसके टेस्ट हमारे पास डिफरेंट थे। और एक हमने इससे पहले टेस्ट किया था जिसमें
नंबर ऑफ क्लोजेस जो है, नंबर ऑफ ब्लैंक्स या गैप्स जो हैं वो हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किए थे और दूसरे में हमने आफ्टर 2 लाइन स्टार्ट किए थे, तो दोनों के रिजल्ट्स में वेरिएशन थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट, एक्सेप्टेबल और क्लोज एंथ्रोपी के जो मेथड्स हैं तीनों के, अगर हमारे पास रिजल्ट्स को रिलेटेड आ रहे हैं और स्ट्रांगली को रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों, ये हमारे पास मेथड्स जो हैं वो अथेंटिक हैं। और हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जैक्ट और एक्सेप्टेबल मेथड था, जो क्लोज एंथ्रोपी मेथड है, वो भी अथेंटिक मेथड है इन दो अथेंटिक मेथड्स के साथ जो कोरिलेट कर रहा है। Alternate forms of close. There are at least 6 main types of close tests available: the fixed rate deletion rational close, multiple choice close, and close elite, and the oral close, the C test, and group close. The two first type of close tests were explained earlier, and the other types of close tests are explained below. पहली दो types जो fixed और rational deletion है उसको हमने पहले discuss कर लिया है. Fixed deletion में हमने कहा था कि कोई हमने आफ्टर 6 वर्ड्स या आफ्टर 7 वर्ड्स फिक्स्ड वर्ड डिलीट करना है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो। लेकिन रेशनल डिलीशन में हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हम सिर्फ वर्ब्स को डिलीट करेंगे, वर्ब्स की गैप फिलिंग जो है वो अपने टेस्ट में करवाएंगे, या हम सिर्फ नाउन्स की या सिर्फ प्रोनाउंस की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड और रैशनल में। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्लोज टेस्ट। The idea of combining both closed and multiple choice procedures in one test is not new. In this type, a set of words are provided for each gap, and the examinee's task is to select the most appropriate choice. OSIT discusses Ronald Carver's reading input test, which has two alternate response. Guthrie introduced the maze task, a closed passage with three alternate response for each blank. Cranny, Potter and John discuss closed test with four possibilities for every blank. अच्छा, इससे पहले तक अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए होंगे, या अगर आप एक टीचर के तौर पे काम कर चुके हैं तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो आपके जहन में कभी भी ये नहीं आया होगा कि अगर आप दो ऑप्शंस तो रेयरली दी जाती हैं, दो ऑप्शंस अगर आप दे रहे हैं तो ये भी एक मेथड है, एक रिसर्चर का इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अगर आप 3 ऑप्शंस दे रहे हैं तो ये भी एक आफ्टर रिसर्चेस एक जो है वजूद में आने वाला एक मेथड है। अगर आप 4 ऑप्शंस दे रहे हैं तो ये भी आपको जिस तरह से सही लगता है आप उतने ऑप्शंस बना देते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस जहन में आ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस देते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4th ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कहते हैं यार चलो ठीक है 3 ऑप्शंस ही ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे डिफरेंट रिसर्चर्स की रिसर्चेस के बाद जो है वो मेथड्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए। According to Cohen, the addition of the multiple choice technique to close is a major change. The student performs a different task than in one open and close, than in the open and close. This form does not necessitate language production and only measures the examinee's receptive knowledge. अच्छा, ओपन एंड क्लोज जो है आपके पास, अगर आपने कभी वर्कशीट्स जो हैं गूगल पे सर्च किए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने कोई ग्रामर की या किसी भी कोर्स की, तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज या वर्कशीट्स को अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास 2 टाइप्स के क्लोज आते हैं सामने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें एक ओपन एंडेड क्लोज होता है। ओपन एंडेड क्लोज में क्या करना होता है कि एक क्वेश्चन या एक गैप के साथ आगे एक बॉक्स दिया होता है जिसमें आपने अपना आंसर जो है वो देना होता है, जो आपके जहन में आ रहा है उस लाइन को पढ़ने के बाद। तो जो क्लोज एंडेड है उसमें तो गिवन ही 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। ओपन एंडेड ये भी होता है कि 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4th में आपका अपना ओपिनियन जो है आपने देना है। ठीक है जी। ओपन एंडेड
आपके पास क्लोज एंडेड आपके पास हो गया, गिवन ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है, और ओपन एंडेड आपके पास हो गया कि वो आपने फिर अपना जो है वो परसेप्शन देना है वहाँ पे, और जो आपके पास ऑप्शंस भी है साथ में एक ऑप्शन आपके अपने ओपिनियन के लिए भी है, वो आपका पार्शियल ओपन होता है, या वो मुकम्मल तौर पे आप उसको ओपन एंडेड नहीं कहते। ठीक है, उसके बाद क्या है, द स्टूडेंट्स परफॉर्म ओपन एंड क्लोज, दिस फॉर्म डज नॉट नेसेसिटेट लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड ओनली मेजर्स द एग्जामिनीज रिसेप्टिव नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोडक्शन टेस्ट नहीं हो रही होती है आपके ओपन एंडेड, जो ओपन एंड क्लोज होता है आपका, उस पर सिर्फ टीचर जो है वो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है। तो अगर आप वहाँ पे इस बात में झिझक रहे हैं, आपको करेक्ट आंसर आपके जहन में आ रहा है, आपकी परसेप्शन आपके जहन में है, लेकिन आप ये वहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसको सही से प्रोडक्टिव अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हुए, करेक्ट जो अपना ग्रामर यूटिलाइज करते हुए इसको यहाँ पे आंसर कर पाएंगे या नहीं, तो इस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपका सिर्फ रिसेप्टिव नॉलेज चाहिए होता है आपके टीचर को इस सिलसिले में। ओपन एंड जो आपका क्लोज आइटम होता है। अच्छा, and that is to say multiple choice closed tests provide the subject with several possible items to choose from for each blank. Certainly, definitely जो close multiple choice होता है, क्लोज एंड मल्टीपल चॉइस या क्लोज एंड क्लोज होता है, उसको उसमें आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपने ब्लैंक में फिल करना होता है। सर्टेनली द मल्टीपल चॉइस क्लोज इज मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन स्टैंडर्ड क्लोज, बट इट इज ईजियर टू टेक बिकॉज द नेचर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन टास्क रिक्वायर्स अ लोअर लेवल ऑफ competency than those of production. मल्टीपल चॉइस क्लोज को जो है कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड क्लोज, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको सोचना पड़ते हैं। एक तो करेक्ट आंसर है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखिए स्टैंडर्ड क्लोज को आपने क्या किया कि सिर्फ एक पैराग्राफ ले लिया फॉग इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए, और उसको उसकी बेसिस पे आपने डिलीशंस कर दी। अब स्टूडेंट्स ने उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाने हैं। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्लोज है डेफिनेटली उसमें आपको ऑप्शंस, एक ऑप्शन तो करेक्ट है, वो एक ऑप्शन तो आपके पास है, बाकी के दो या बाकी के तीन ऑप्शंस जो हैं वो आपको सोचने के लिए, और वो होने भी इस तरह के चाहिए कि बिल्कुल डिफरेंट ना हो करेक्ट आंसर से, और ये भी होना चाहिए कि वो करेक्ट आंसर भी ना हो उनमें, एक करेक्ट आंसर के अलावा दो ऑप्शंस करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। रिलेटेबल भी हों, बहुत ज़्यादा मैचिंग भी हों, लेकिन सारे के सारे करेक्ट भी ना हो। एक चॉइस सिर्फ करेक्ट हो सकती है, बाकी चॉइसेस सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए, करेक्ट नहीं होनी चाहिए। In this regard, Stansfield asserts that in a multiple choice clause, the distractors would not be completely inappropriate. They would be appropriate to varying degree, either syntactically or in terms of cohesion. जनाब स्टैंसफील्ड ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है 1980 में कि मल्टीपल चॉइस क्लोज में जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रैक्टर्स बहुत अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और चाहे वो आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कर लें रिलेटेबल, चाहे उनको कोहेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ऑप्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट दे रही है, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही पता ही चल रहा है कि वो बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है और करेक्ट है, और बाकी ऑप्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल पे जा रहे हैं। They may relate to other concepts brought up in the passage. He maintains that multiple choice clause represents a gain over the fill in the blank clause because of one's ability to use the context in the construction of distractors. अच्छा, वो कह रहा है कि उसके लिए आप syntactic support भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे वर्ब के साथ फिल करना है, तो वहाँ पे आप के पास अगर फर्स्ट फॉर्म आनी है
तो आप उसको किसी पार्टिसिपल फॉर्म के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं जो वहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रही हो लेकिन अप्रोप्रिएट हो ना, और उसके लिए आप कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट ले सकते हैं कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में किस किस्म का जो है वो मैसेज कन्वे हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। Bensosan and Ramraz note greater case ease of scoring the multiple choice option. Cohen found that multiple choice clauses appear to be easier than free clauses. Test developers should have reservations about the multiple choice options. It seems that a close activity should resemble real reading. Stopping to consider 2 or 3 distractors is time consuming. Readers must decode the options, make sense of them, make a selection, and by this time would probably have to go back and reread the sentences. It has always been suggested to students that a gap filling act like an unknown word which they should glide past to see if they can determine the meaning from the context. The students must choose the best alternate response on the basis of the comprehension of the test. It could be the distractor, not necessarily the text that can make the test difficult. अच्छा जी, आपकी मल्टीपल चॉइस जो है वो ज़्यादातर जो अक्सर ज़्यादातर तो नहीं, अक्सर आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए भी होते हैं कि जो टेस्ट डेवलपर्स हैं उनको मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये जहन में रखना चाहिए कि रियल रीडिंग को सपोर्ट करते हुए बिला वजह जो है वो इधर उधर के डिस्ट्रैक्टर्स डालने की बजाय और बार बार रुक के जो है वो इधर उधर के डिस्ट्रैक्टर्स सोचने की बजाय वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेचुरल रीडिंग को जो सपोर्ट कर रहे हो इस किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए, द मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैबलरी उसी कॉन्टेक्स्ट से अखज़ तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा और रीडर्स के लिए भी इन चीज़ों को, इन ऑप्शंस को डिकोड करना, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना और उसके बाद उनको सेलेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह वो बार बार एक ही सेंटेंसेस पे वापस जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और टेस्ट को आप उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग, अपने लिए भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बनाएंगे, उनके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट बनाएंगे। In spite of this disadvantage, however, the multiple choices is recommended because it is short and at the same time it has a high reliability. Allah. ठीक है, जो इस डिसएडवांटेज के बावजूद जो मल्टीपल चॉइस आपके पास क्लोज है वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। जिसका करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट है, जिसका नहीं करेक्ट इनकरेक्ट है उसका इनकरेक्ट है, तो ज़्यादा रिलायबिलिटी ये शो करता है और ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। क्लोज लीड हमारे पास क्या है जी? इन दिस प्रेजेंट्स द क्लोज लीड, मैनिंग ने 1986 में प्रेजेंट किया था। इन दिस वेरिएशन वर्ड्स विच डू नॉट बिलोंग इन द टेक्स्ट आर एडिड रादर देन डिलीटेड and the task of the reader is to spot these irrelevant incorrect words and delete them or sometimes write appropriate items in their place. हम जब क्लोज टेस्ट को स्टार्ट में हमने पढ़ा था तो तब ही मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है क्लोज जिसमें वर्ड्स होते ही नहीं हैं, गैप्स होती हैं, लेकिन एक ऐसा क्लोज भी होता है जिसमें गैप्स नहीं होती, सिर्फ अंडरलाइंड वर्ड्स होते हैं जिनको उनके सिनोनिमस वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना होता है। लेकिन ये उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म है कि वर्ड्स अंडरलाइंड भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट में गिवन है लेकिन वो ऐसे हैं कि जो इनअप्रोप्रिएट हैं, जो विदाउट कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट हैं और उनको रिप्लेस करना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट वर्ड्स को करेक्ट वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है या इनकरेक्ट वर्ड्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट,
जी, Manning 1986 conducted a study to investigate the validity of close elite tests. Close elite tests he used in this research consisted of exercises which an examinee is required to edit a prose passage by eliminating extraneous words that have been randomly interspersed throughout the original text of the passage. स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हजरा मैनिंग ने एक ऐसी स्टडी जो है वो कंडक्ट की कि एक ऐसी एक्सरसाइजेज पे मुश्तमिल क्लोज एलीट टेस्ट था कि जिसमें एक पैसेज को क्लोज पैसेज को एडिट करना था जिसमें डिफरेंट जो हैं वो एक्सट्रीनस वर्ड से मुराद है कि जो ऐसे वर्ड जो बाहर से लिए गए हों और कॉन्टेक्सचुअल सपोर्ट जिनकी ना हो, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं उसने थ्रू आउट टेक्स्ट जो हैं वो डिस्पर्स किए और ओरिजिनल टेक्स्ट पैसेज में। और स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी लेवल इंटेंसिव English language programs were administered a series of tests including close read test to a form of TOEFL, a multiple choice close test, a traditional close exercise and an essay that was holistically scored. The new close read measures demonstrated very strong concurrent validity for TOEFL and other more widely used measures of second language proficiency. जनाब उसने डिफरेंट स्टूडेंट से डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करवाए, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज लीड है उसकी ज़्यादा वैलिडिटी उसके पास आई, ज़्यादा वैलिड रिजल्ट्स आए। Manning suggests that close elite tests are good indirect measures of English language proficiency, comparing very favorably with more commonly used testing procedures. According to Manning, the pros of close lead when used for testing are ease of scoring with scanning equipment, high correlation with other reading tests, novelty and appeal. If close lead is used as supplementary activity when there is sufficient time, tasks should resemble authentic reading activities. However, the close lead, which its root words does not, because it seems that a student might be able to spot irrelevant words and still not really comprehend the passage. अच्छा जी, उसने कहा कि जी बड़ा आसान और बहुत ही सिंपल जो है वो ये है टेस्ट करने का स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस को, और उसके साथ साथ रीडिंग एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है, रीडिंग कॉम्पिटेंस को भी टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स जो हैं अगर आफ्टर रीडिंग अ पैसेज जो है अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को, एक्सट्रेनस वर्ड्स को, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि उनको पैसेज की समझ ही नहीं आई, उनकी रीडिंग जो है वो रीडिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए जो ये उसने बड़ा कहा कि बहुत वैलिड और सिंपल और आसान हमारे पास तरीका है क्लोज लीड, कि स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होगा कि किसी भी पैसेज को रीड करके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और इरेलीवेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस कर देना रेलिवेंट वर्ड्स के साथ और अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। Oral close tests. Oral close test is one of the most versatile and least used oral testing procedures. Oral close tests can be constructed in a multitude of forms. The test has been applied in a variety of ways to special research interests. For example, Miller and Selfridge used a variety of oral close to construct tests of different degrees. Cracker used an oral close test to study the relationship between language proficiency and scores on educational tests for children in Albuquerque. The New Mexico Stevenson used an oral close test as a measure of English proficiency of foreign students in an Indiana university. She found that oral close was capable of distinguishing between sociolinguistic background of Spanish American Navajo and black post-grade children. Furthermore, Streefer reveals that significant correlation is found between oral and written close scores. He adds that written close can be substituted for oral close as a measure of oral language proficiency. जनाब ओरल क्लोज टेस्ट जो है वो बड़ा वर्सेटाइल लेकिन लेस प्रैक्टिस, बहुत कम प्रैक्टिस किया जाने वाला जो है वो प्रोसीजर है, क्लोज टेस्ट का टाइप है। और ये ना सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट रिसर्चर्स ने
इसको डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोगों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया। बल्कि उसके साथ साथ जो स्ट्रीफ है उसने ये भी कहा कि रिटन क्लोज स्कोर्स को जज करने के लिए ओरल क्लोज अगर टेस्ट एक कंडक्ट कर लिया जाए तो रेलेवेंस की बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं उनको वैलिडेट किया जा सकता है। ओरल क्लोज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मल्टीट्यूडनल फॉर्म। As the first form, it is possible to use a carefully prepared type recording of a material with numbers being read or with the pauses whenever blanks occur. पहला तरीका तो ये है कि रिकॉर्ड कर लिया जाए मटेरियल, रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टूडेंट्स को सुनवाया जाए जिसमें जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे पॉजेस हों। The oral examination is usually made up of which are taped beforehand to eliminate problems of subjectivity and outside noises. Oh, outside noises during the test. इसके लिए पहले से रिकॉर्डिंग कर ली जाती है ताकि ड्यूरिंग टेस्ट अगर कोई शोर हो रहा है तो उसको जो है वो रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसलिए पहले से ही एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जो ऑडियो है रिकॉर्ड कर ली जाती है। द ओरल टेस्ट assess the candidate's ability to speak, pronounce correctly and listen the same time repeating what is being said or on the tape like an echo. ओरल टेस्ट जो है स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसके साथ साथ लिसनिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं। जी, एक मिनट बच्चों। जी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ अबंडेंस टेप में अगर चल रहा है अबंडेंस हैज़ इन्फ्लुएंस अमेरिकन लाइफ इन, तो कैंडिडेट भी उसको प्रोनाउंस कर रहा है, लिसनिंग भी हो रही है, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी हो रही है। मैनी वेज बट देयर इज परहैप्स नो रिस्पेक्ट इन विच in many ways but there is perhaps no aspect, वो रिस्पेक्ट को एस्पेक्ट भी यहाँ पे सुन सकता है। थोड़ा लिसनिंग इस बेसिस पे जो पहले फ्लॉज आ रहे हों उसको थोड़ा सा बाद में इम्प्रूव किया जा सकता है मुसलसल लिसनिंग से। कैंडिडेट इन द फॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ the candidate is therefore required to speak quickly, identify sounds and correctly pronounce what is hearing. Failing this, he is likely to make mistakes by skipping words, the words in parentheses, pronouncing words incorrectly, or by substituting synonyms. The second is an exercise in oral comprehension in which the candidates are a real passage in English twice and they have to answer questions on it in writing. स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे जो उन्होंने पैरेंथेसिस में दिया हुआ है कि इस किस्म के वर्ड्स को